हेलो दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और इस टॉपिक का नाम है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उसको रेखांकित करना ज़रूरी है क्योंकि बाद के लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स का अक्सर इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए ज़रूरी है कि जो विभिन्न प्रकार के सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था में उसके बारे में समझ लिया जाए, इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों, जो भी मनुष्य के क्रियाकलाप आमदनी उत्पन्न करता है, जनरेट इकोनॉमी, इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसे आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप को हम विभिन्न श्रेणी में बांट सकते हैं और यह श्रेणी में इसलिए बांटा जाता है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ है और उसी के चलते विभिन्न प्रकार के सेक्टर को अलग अलग ग्रुपिंग किया गया है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें हमने 5 प्रकार के सेक्टर का निर्धारण किया है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्सरी, चौथा है क्वार्टरनरी और 5वां है क्वीनरी। अब प्राइमरी मतलब प्रथम, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, टर्सरी मतलब तृतीयक, क्वार्टरनरी मतलब चतुर्थ और क्वीनरी मतलब पंचम, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट इस सेक्टर को कहते हैं। इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। तो ये जो विभिन्न प्रकार के सेक्टरों का जो निर्धारण हमने अभी किया है वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से इकोनॉमिस्ट ने और ज्योग्राफर्स ने किया है। पूरे विश्व के जो विभिन्न हिस्सों में जो क्षेत्र हैं और उनमें जो डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट या विकास हुआ है उसके मद्देनजर रखते हुए ये 5 प्रकार के सेक्टर का निर्धारण अर्थव्यवस्था में किया गया है। ये जानना जरूरी है कि सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता के विकास के क्रम में सबसे पहले आज जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, मतलब सबसे विकसित देश हैं, एक समय ऐसा भी हुआ होगा जब वो अविकसित होंगे और इसका पूरा हमारे पास में रिकॉर्ड भी है। तो हर इकोनॉमी इन 5 सेक्टर से गुजरा है और जो ये सेक्टर जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं क्वीनरी, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो हम बारी बारी से बताएंगे विश्व मानचित्र को रखते हुए कि प्राइमरी सेक्टर अभी कहाँ कहाँ प्रचलन में है। तो चलते हैं, इसको हम विभाजित करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में प्रथम सेक्टर को विभाजित करते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग और गैदरिंग, और पेस्टोरलिज्म मतलब पशुपालन, हंटिंग और गैदरिंग मतलब शिकार करना, आखेट करना और वनोपज को संग्रहण करना। ये सब प्राइमरी सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा मनुष्य के विकास के क्रम में पहला सोपान था। तो अभी भी विश्व के बहुत सारे इलाके में बहुत सारे कम्युनिटी गैदरिंग एंड हंटिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा है पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म मतलब पशुपालन करना, जिनका एक ही व्यवसाय है कि पशुपालन करना, इसके बारे में बताएंगे। तीसरा है कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग और चौथा है एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के भी विभिन्न भाग हैं, जैसे कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर विस्तृत पैमाने पर, इसके बारे में बताएंगे, और प्लांटेशन जो रबर में, कॉफ़ी में जो प्लांटेशन
का काम किया गया। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस समय में अंग्रेज पूंजीपति प्लांटेशन का काम करते थे, चाय में, कॉफ़ी में, रबर में, और उन्होंने उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, मैंने मोनोपोली प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन एक्सटेंसिवली, मैंने बहुत बड़े पैमाने पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी होता है, और इसके अलावा मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो ये बहुत सारे भाग हैं, और एग्रीकल्चर के ही एक और इम्पॉर्टेंट भाग है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आप उद्यानिकी जानते होंगे, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो उसको 2 भाग में हम बांट सकते हैं, बल्कि 3 भाग में बांटा जा सकता है कि इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, या खेत का जो किसान जुताई करता है, दूसरा कोऑपरेटिव फार्मिंग, और तीसरा कलेक्टिव फार्मिंग। इन सब सारे चीज़ों के बारे में संक्षिप्त रूप से व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो प्राइमरी सेक्टर है उसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये होता है कि दोज एक्टिविटीज व्हिच आर लिंक्ड विद द लैंड, जमीन से जुड़े हुए जो एक्टिविटी हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में जैसा मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर आता है, माने कृषि, माइनिंग आता है, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि पेस्टोरलिज्म माने पशुपालन, और फूड गैदरिंग एंड हंटिंग माने शिकार करना या आखेट करना, ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो पहलू हैं, खास करके जैसे अभी पोल्ट्री, मुर्गी पालन, और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो इसके जो फैसेट्स हैं, जिसके जो रूप हैं, वो सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। पेस्टोरलिज्म में क्या होता है? पेस्टोरलिज्म में जो कम्युनिटी है वो एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करता है टू सर्च आउट लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन के लिए। जैसे कि आप देखेंगे कि जो तिब्बत के या जो लामा हैं या भूटिया जो अपने हिंदुस्तान के हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, तो ये गर्मी के समय में अपने कैटल को, अपने पशु को पहाड़ों के ऊपर ले जाते हैं, और जब ठंडा का सीजन आता है तो वहाँ से वो उतर करके प्लेन में आ जाते हैं, क्योंकि ठंडे के सीजन में हिमालय में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, उतना ठंडा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह के, और आर्कटिक क्षेत्र में देखेंगे आप तो जैसे कि रेनडियर, और रेनडियर के जो पालने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि गर्मी के सीजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भाग तक जाते हैं, मतलब आर्कटिक एरियाज तक जाते हैं, पोल क्षेत्र में। लेकिन जब ठंडा का सीजन आता है तो फिर दक्षिण की तरफ मतलब साउथवार्ड मूव करते हैं। तो ये तो हुआ जो सभ्यता के विकास में हमारे पूर्वजों ने भी इसी प्रकार का काम किया था, जो पेस्टोरलिज्म को उन्होंने अपनाया था, क्योंकि चारा खत्म होने के बाद में, मैंने फॉडर खत्म होने के बाद में आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो जीविकोपार्जन के साधन हैं वो निश्चित नहीं होता था। उसी तरह से हम देखते हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग जो कम्युनिटी है वो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? सॉदर्न चिली में, अमेज़न बेसिन में, और इसके अलावा जो कनाडा का जो उत्तरी क्षेत्र है, और इसके अलावा जो नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तरी भाग है, जो पर्थ से भी उत्तर है, वो उन इलाकों में ये कम्युनिटी पाई जाती है जो बेसिकली हंटिंग और गैदरिंग का काम करती है। और ये जैसे कि जो वनोपज को संग्रहण करना, जानवरों का शिकार करना, जैसे आप गम देखते हैं उसको कलेक्शन करना, उसको फिर लोकली बेच देना। इसी तरह से जो वनोपज, बहुत सारे वनोपज हैं, जैसे लाख आपको मालूम होना चाहिए कि एक किस्म के पेड़ से, उसके बार्क से जो है ना लाख पैदा होता है, मतलब छाल से,
उसको छील करके इकट्ठा करना। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो वनोपज सामग्री हैं उनको इकट्ठा करके, और अभी आपने झाबुआ का मैंने दृष्टांत बताई कि जैसे कि महुआ है तो उसको बीनना, उसको इकट्ठा करना और उसको फिर मार्केट में बेच देना। तो इस तरह से जो सैकड़ों जो वनोपज इन कम्युनिटी को मिलते हैं उनसे वो अपना पेट पालते हैं और साथ साथ अपने ज़रूरियात के लिए लोकली मार्केट में क्योंकि वो बेच देते हैं। तो ये हंटिंग एंड गैदरिंग जो कम्युनिटी है वो मोस्ट प्रिमिटिव कम्युनिटी है। और जैसे मैंने बताया कि एरिया ऑफ जो रेसिडेंस है उनका वो इन इलाकों में है। इसके अलावा जैसे कि पेस्टोरलिज्म है, जैसे एक जगह से दूसरे जगह पशु को चराना, ले जाना, फिर स्थान बदल लेना, फिर वहाँ चले जाना, तो ये पेस्टोरलिज्म का हिस्सा है। ये जो कम्युनिटी है अधिकांशतः आप देखेंगे कि तिब्बत में, सहारा के रेगिस्तान के आसपास के एरिया में मिलता है, ये कम्युनिटी मिलता है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, दोस्तों आप जानते होंगे कि जो पशुपालन है उसको कॉमर्शियली माने वाणिज्य रूप में उसका पालन पोषण करना और फिर अत्यधिक मुनाफे में पशु का मांस या पशु को बेच देना, ये कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का हिस्सा है। बड़े बड़े जो एरियाज हैं जैसे कि स्टेपीज आप जानते होंगे, और जैसे कि डाउन्स का इलाका है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रासलैंड है उसको डाउन्स बोलते हैं, और पेरी का इलाका जो यूएसए का जो ग्रासलैंड का इलाका है उसको प्रेरी बोलते हैं। जैसे अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड है उसको बोलते हैं पंपाज। तो इन एरियाज में बहुत बड़े बड़े विस्तृत भूभाग हैं और वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ग्रेजिंग का या ग्रासलैंड का इलाका है, और वहाँ पर कॉमर्शियली में जो है एनिमल का लाइव स्टॉक का रियरिंग या उसका पालन पोषण किया जाता है और उसके बाद में उसे आमदनी कमाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एग्रीकल्चर। अब दोस्तों आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का भी अलग अलग रूप है। कुछ एग्रीकल्चर जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया कि कुछ जो आदिवासी हैं, प्रिमिटिव आदिवासी हैं, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर में वो प्रिमिटिव टाइप का एग्रीकल्चर है, कृषि है, जिसमें कि सरप्लस की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। जो वहाँ की कम्युनिटी होती हैं वो क्या करते हैं, खास करके आदिवासी कम्युनिटी हिंदुस्तान में भी, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में भी, कुछ सेंट्रल इंडिया में भी, वो क्या करते हैं, जंगल को जला देते हैं और जलाने के बाद में वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसल को उगाते हैं। जब 3-4 साल के बाद में उस एरिया का प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता खत्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं और वहाँ पर पुनः जंगल को जला करके खेती लायक भूमि बनाते हैं, और इस तरह से सैकड़ों हजारों एकड़ ज़मीन की बर्बादी होती है। ये कोई हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा है बल्कि वर्ल्ड में, विश्व में सब जगह इस प्रकार की जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में सबसे जो माइनस पॉइंट है, जिसको झूम खेती भी कहते हैं, झूम, ZHUM, झूमिंग, तो झूमिंग खेती भी कहते हैं। इसमें सरप्लस का गुंजाइश नहीं रहता है और जो प्रोड्यूस होता है, जो उत्पादन होता है, वो फैमिली के लोग ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं, माने उसका कंजम्पशन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो गरीबी की निशानी है, और इसीलिए विभिन्न सरकारों ने इस पर रोक लगाने का कानून भी बनाया हुआ है, क्योंकि इस प्रकार के कृषि की व्यवस्था होने से लाखों हेक्टेयर ज़मीन हर साल बर्बाद होते हैं पूरे विश्व में, और उसके अलावा जंगल का अंधाधुंध कटाई होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो
जो इसका भाग है वो है दोस्तों प्लांटेशन। अब प्लांटेशन में आप जानते हैं कि एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर का रूप है और इसमें ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। कैपिटल मतलब इसमें बहुत सारे पूंजी लगते हैं। जो प्लांटेशन का जैसे रूप मैंने बताया कि पहले जब अंग्रेजों के शासनकाल में इंडिगो जो नील की खेती होती थी वो भी प्लांटेशन का एक हिस्सा था। टी, रबर, कॉफ़ी, शुगर केन मतलब ईख का उत्पादन। तो ये प्लांटेशन अंग्रेजों ने और डच ने इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, यूएसए ने ये बहुत ज़्यादा जो है ना प्लांटेशन को खेती को बढ़ावा दिया और ये क्रॉप स्पेसिफिक एग्रीकल्चर होता था जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में पूंजी लगती थी। उसका एक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, मार्केट से लिंक व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक हाई लेवल का कृषि प्लांटेशन कृषि कहलाता था। अब चूंकि औपनिवेशवाद अधिकांश जगह समाप्त हो गया है तो इसीलिए जो पहले ब्रिटिशर्स या डच या फ्रेंच उन लोग के हाथ से अब मोनोपोली या एकाधिकार ले लिया गया है और हमारे देश के ही जो है बहुत सारे लोग इस प्लांटेशन उद्योग में लगे हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट विधा है, डिफरेंट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा दोस्तों एक होता है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। अब इसकी विशेषता क्या होती है? यहाँ पर जमीन की तादाद बहुत बड़ी होती है और यदि प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कल्टीवेशन बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लैंड होल्डिंग में होता है। हालांकि अगर पर यूनिट प्रोडक्शन देखेंगे जिसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं या उत्पादकता कहते हैं तो कम होता है, लेकिन पर यूनिट प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ मैन माने पर व्यक्ति की आमदनी अगर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो बड़े बड़े जो एरिया हैं विश्व के मानचित्र पर तो उन एरियाज में एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन होता है और यहाँ पर ग्रेन का उत्पादन माने अनाज का उत्पादन एक स्पेसिफिक होगा। जैसे व्हीट का उत्पादन होगा तो व्हीट का ही होगा उस एरिया में, गेहूं का। अगर कहीं राइस का उत्पादन होगा चावल का तो चावल का ही होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए मस्टर्ड का माने सरसों का या राई का उत्पादन होगा तो केवल राई का उत्पादन होगा। तो इस तरह से एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन का भी ये एक इम्पॉर्टेंट इसके प्रकार हैं। इसके अलावा दोस्तों मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि एग्रीकल्चर में जो हम कृषि में के से जो हम आय प्राप्त करते हैं जैसे कि गेहूं उपजाते हैं, चावल उपजाते हैं, चना उपजाते हैं, इसके अलावा किसान दूसरे स्रोत को भी उसमें शामिल करते हैं जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज। ये जो विभिन्न जो एलिड एक्टिविटीज हैं, जो सहायक जो गतिविधियां हैं कृषि से जुड़े हुए, इनको शामिल कर लिया जाता है जिसको कि मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और ये खास करके आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, यूएसए में और अपने इंडिया के कुछ खास जगहों में, खास करके आप देखेंगे पंजाब में, हरियाणा में, इन एरियाज में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मिक्स्ड इकोनॉमी माने मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है ताकि किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़े और वो खुशहाल हो जाएं। इसके अलावा दोस्तों हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, ये उद्यानिकी भी जो है विश्व में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि चाइना इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है ना काम किया है और इसके कारण से चीन के किसानों का जो आमदनी का स्रोत है वो कृषि से प्राप्त आय से तो है ही,
साथ साथ उन्होंने कृषि के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को भी अपने साथ में, और गार्डनिंग माने जो फूल के उत्पादन से जो आमदनी होती है उसको दोनों को एक साथ जोड़ा है। इससे किसानों की माली हालत बहुत ही अच्छी हो गई। और इसी तरह का जो हॉर्टिकल्चर का जो काम है वो मेडिटेरियन सी में माने भूमध्य सागर के आसपास के जो इलाके के जो देश हैं वहाँ पर यह ज़बरदस्त रूप से फल फूल रहा है और ये एक बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो गया है। तो और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग में डेनमार्क नंबर 1 है और इसी तरह से हमारे देश में भी अब डेयरी फार्मिंग को बहुत ज़बरदस्त प्रोत्साहन मिल रहा है और जगह जगह डेयरी फार्मिंग मतलब पशुपालन, इसका बहुत ज़बरदस्त व्यापक पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। डेयरी फार्मिंग के लिए जैसे आप देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन इसको बोलते हैं, तो दूध उत्पादन में अभी हमारा देश विश्व में नंबर 1 का देश हो गया है। वो ऐसा क्यों हुआ है? डेयरी प्रोडक्शन के कारण और सरकार के विभिन्न योजनाओं के द्वारा उन्हें किसानों को प्रोत्साहित करना, उनको सब्सिडी देना, तो इन सब कारणों से और हमारे देश में बहुत बड़ा मार्केट भी होना। अभी अहमदाबाद में, गुजरात में अमूल, आप जानते होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दूध उत्पादन जो किसानों से सभी दूध का संग्रहण का काम करती है और उसके बाद में दूध को विभिन्न प्रकार के आइटमों में बदल करके उसको आम जनता को मुहैया कराती है और पूरे देश में ये व्यापक रूप से अमूल का एक पूरी तरह से शिकंजा हो गया है, पूरे देश में ये फैल गया है। तो जिसके कारण से इसे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मार्केट भी मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं। और एक मेडिटेरियन फार्मिंग, जो भूमध्य सागर के आसपास के इलाके हैं, जो देश हैं, वहाँ पर ग्रेप मतलब अंगूर का ज़बरदस्त, जिसको कि अंग्रेजी में विटीकल्चर कहते हैं, इसका भी ज़बरदस्त उपयोग मतलब ज़बरदस्त उत्पादन होता है। और उसी से जुड़ा हुआ वाइन इंडस्ट्री मतलब शराब उद्योग, एक से एक बढ़कर के नए किस्म के शराब का उत्पादन वहाँ के लोकल इंडस्ट्री में उत्पादित किया जाता है और डिस्टिलरी में उत्पादन किया जाता है और उसके बाद में विश्व के विभिन्न भागों में उसको भेजा जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे जो एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित जो प्राइमरी सेक्टर का भाग है, उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो तथ्य थे वो मैंने आपके सामने में लाया। अब इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं इंडस्ट्री। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेकेंडरी, जो हमने कहा था सेकेंडरी सेक्टर, जो द्वितीय सेक्टर है वो कौन सा है? तो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें इंडस्ट्री आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है। तो अगर हम इंडस्ट्री को विभाजित करें, क्लासिफिकेशन करें, तो हम देखते हैं कि अगर साइज के हिसाब से अगर विभाजित करें, आकार के हिसाब से, तो हमें 3 प्रकार का इंडस्ट्री मिलेगा। एक कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जहां पर कि कारीगर अपने घर में ही कम पूंजी लगा करके छोटे छोटे उद्योग विकसित करता है और उससे जो आमदनी होती है वो अपने जीवन यापन में लगाता है। तो कॉटेज इंडस्ट्री में जैसे कि बैम्बू मतलब बांस से बने हुए बहुत सारे जो सामान हैं वो बनाया जाता है और उसके बाद में लोकल मार्केट में उसको बेच दिया जाता है। उसी तरह से जो सोनार हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, वो ज्वेलरी या गहनों का निर्माण घर में ही रह के करते हैं, कम पूंजी में करते हैं और उसके बाद में उसको लोकल मार्केट में बेच देते हैं। इसी तरह से जो दूसरा है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें मशीन का प्रयोग तो जरूर होता है, लेकिन इसके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो पूंजी होती है, पूंजी लगी होती है, उसका पैमाना बहुत कम होता है और इसकी एक और विशेषता होती है कि वो
जैसे कॉटन इंडस्ट्री घर के अंदर भी किया जा सकता है, तो ये घर के बाहर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उद्योग लगा सकते हैं और इससे भी आम आदमी द्वारा या कारीगर के द्वारा आमदनी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और इसके अलावा एक अच्छे संगठन की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है और पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्री में का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसके लिए एक बड़ा मार्केट भी चाहिए ताकि आप जो उत्पादन कर रहे हैं उसका खपत भी होना जरूरी है, और यदि खपत नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपको आमदनी नहीं होगी और फिर वो इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो आधुनिक समय का आविष्कार है। खास करके औद्योगिक क्रांति होने के बाद बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, जैसे टाटा आयरन स्टील को आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से विश्व में विभिन्न भागों में स्टील के इंडस्ट्री लगाए गए हैं, पेट्रोकेमिकल के इंडस्ट्री लगाए गए हैं और बहुत सारे जैसे कि एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगाए गए हैं। तो ये इस तरह के विश्व के अनेक इलाकों में लार्ज स्केल इंडस्ट्री विभिन्न सरकारों के द्वारा, विभिन्न प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा लगाया गया। जैसे हिंदुस्तान की सरकार ने बोकारो में, सलेम में, विशाखापट्टनम में, राउरकेला में, दुर्गापुर में, भिलाई में बड़े बड़े स्टील उद्योग लगाए हैं, जिसमें कि हजारों के तादाद में स्किल्ड वर्कर काम करते हैं। इसी तरह से अमेरिका में जो पिट्सबर्ग है वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाई गई है, और जर्मनी में जिसको कि रूड कहते हैं वहाँ भी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री लगाई गई है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। इसके बाद दोस्तों इनपुट और रॉ मटेरियल्स के आधार पर जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसका कितने प्रकार हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो हमें खेत खलिहान से जिस फसल को हमने पैदावार किया वहीं पर हमने इंडस्ट्री भी लगाया, और उद्योग लगाने के बाद में नया माल तैयार करके, मैन्युफैक्चर्ड गुड तैयार करके हम फिर उसको मार्केट में उतारते हैं। जैसे ईख का, जो जिन इलाकों में ईख का उत्पादन होता है तो वहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा दिया गया और उससे शुगर मैंने चीनी मिल लगाया गया, जिसको कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। चीनी मिल लगाने पर चीनी का उत्पादन किया गया और उसके बाद में उसको मार्केट में खपत के लिए बेच दिया गया। तो इससे क्या होता है? इससे एक फायदा ये होता है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर जहां पर इन फसलों का उत्पादन हुआ अगर वहीं पर लगा दिया जाए तो उसके जो खर्चे होते हैं, जो इनपुट में जो खर्च आते हैं उसमें भारी कमी होती है और सामान जो है कम दाम में बेचे जा सकते हैं। तो जैसे शुगर है, जैसे खाद्य पदार्थ है, तेल, जैसे खाद्य तेल है, या कॉटन माने कपास के, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या इसके अलावा कॉफ़ी और रबर या चाय, ये सारे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं वो उन जगहों में लगाए जाते हैं जहाँ पर कि इन फसलों का उत्पादन होता है। इसके अलावा दूसरा होता है मिनरल बेस्ड मतलब खनिज पर आधारित। अब खनिज में पर आधारित मतलब एक होता है मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक, मतलब धातु
धातु में भी दो प्रकार के होते हैं, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस में आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और नॉन फेरस में आता है जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जेम्स हुआ, ज्वेलरी हुआ। इन सारे जो इंडस्ट्री हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा जो नॉन मेटेलिक जो इंडस्ट्री हैं उसमें जैसे सीमेंट उद्योग आया, पॉटरी उद्योग, सेरामिक उद्योग, ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो उद्योग हैं वो नॉन मेटेलिक इंडस्ट्री के अलग अलग प्रकार हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि आप जानते हैं कि जंगल से बहुत सारा जैसे लकड़ी हम प्राप्त करते हैं, तो टिम्बर इंडस्ट्री खोला जाता है और जहाँ से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर वगैरह बना करके मार्केट में उसे बेचने के लिए उतारा जाता है, ताकि लोगों के द्वारा कंजम्पशन किया जा सके, खरीदा जा सके। तो एनिमल, और इसी तरह से एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि जैसे कि ये ऊल ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर भेड़ों को पालन पोषण किया जाता है, रियरिंग किया जाता है, और इससे जो ऊल पैदा होते हैं उससे ऊल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो इसी तरह से जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसमें कि पेट्रोकेमिकल्स आया, और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स या बहुत सारे जो केमिकल्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री, ये सभी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री के प्रकार हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इनपुट और रॉ मटेरियल्स के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। अब आउटपुट और प्रोडक्ट के हिसाब से जो वर्गीकरण है उसमें है दो भाग, पहला बेसिक और दूसरा कंज्यूमर गुड्स। बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है? बेसिक इंडस्ट्री वो होता है जो आप जानते होंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अपने आप में एक इंडस्ट्री है, लेकिन ये उससे जो सामान बनता है, जैसे स्टील बनाते हैं, तो उसका उपयोग फिर मशीनरी को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हवाई जहाज़ या दूसरे कोई हाई टेक के जो इंडस्ट्री हम स्थापित करते हैं, तो हमें बेसिक इंडस्ट्री की ज़रूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसीलिए भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में बेसिक इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पर रखा था, और इसी कारण से हमारे देश में बहुत सारे जो स्टील फैक्ट्री लगाए गए, स्टील इंडस्ट्री लगाए गए, उसका रीज़न भी यही था, ताकि अगर हम बेसिक इंडस्ट्री के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हाई इंडस्ट्री, हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री हम या कोई भी इंडस्ट्री का निर्माण हम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि आयरन और स्टील से दूसरे प्रकार के जो इंडस्ट्री हम बनाते हैं उसमें उसका उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों जो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? ऐसे गुड्स, ऐसे सामान जिसको जनता के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, माने खपत किया जाता है, सीधे खपत किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि कोई कारखाना बिस्कुट का उत्पादन करती है और वो सीधे मार्केट में उतारती है और जनता उसको खरीदती है, अपने उपयोग में लाती है, सीधे उसको कंज्यूम करती है, रोजमर्रा के जिंदगी में उसका उपयोग करती है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर कपड़े का निर्माण करती है, तो कपड़े निर्माण करने के बाद में हम लोग जाकर के उसको मार्केट में उतारती है, हम लोग मार्केट में जाकर खरीदते हैं। तो ये क्या है? ये सारे जनता के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। तो जैसे कोई फैक्ट्री गाड़ी का उत्पादन करती है, महिंद्रा फैक्ट्री जो है विभिन्न प्रकार के गाड़ियों का उत्पादन करती है और मार्केट में उतारती है। उनके अलग अलग जो है एजेंसी बैठी हुई हैं, हर एक शहर में बैठे हुए हैं। तो वो मान लीजिए किसी एक मॉडल को लॉन्च किया और उसको मार्केट में उतारा और जनता ने सीधे जाकर के उस गाड़ी को खरीदा। तो ये जो सीधे जो खरीदने वाली जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। इसके अलावा दोस्तों ऑनरशिप के आधार पर एक और प्रकार है इंडस्ट्री के, और वह है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर
भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है, इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप में जैसा कि इसके नाम से भी विदित है कि एक खास व्यक्ति के स्वामित्व में कोई इंडस्ट्री खड़ा किया जाता है, स्थापना की जाती है, और जो भी उसमें मुनाफा होता है वो उस व्यक्ति का होता है, या जो लॉसेज होंगे वो उस व्यक्ति का होगा। दूसरा होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं हिंदुस्तान में, उसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। वो क्यों कहते हैं इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? बिकॉज वो इतने बड़े बड़े पैमाने पर खोले गए हैं कि आम जनता या कोई जो प्राइवेट जो पूंजीपति है वो ऐसे इंडस्ट्री को खड़ा नहीं कर सकती है। जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट है, अब उसमें करोड़ों रुपए लगे हैं, अरबों रुपए लगे हैं। अब किसी एक पूंजीपति के बस की बात नहीं है कि वो बोकारो स्टील जैसा प्लांट खोल दे। उसी तरह से आपने देखा होगा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार के नवरत्न हैं, उसमें एक गेल भी है। तो इन इंडस्ट्री का जो पैमाना है वो बहुत बड़ा व्यापक होता है और वो किसी एक पूंजीपति के द्वारा नहीं खोला जा सकता आज के ज़माने में। तो इसीलिए विभिन्न सरकारों के द्वारा पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज खोले जाते हैं, जो अगर वो नहीं खोले जाएंगे, जैसे कि हाईटेक इंडस्ट्री। अब अगर हाईटेक इंडस्ट्री, उसमें अरबों रुपए खपत होते हैं, उसमें हाईली स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर मार्केट की ज़रूरत होती है, और किसी एक प्राइवेट पूंजीपति के बस में ये काम नहीं होता है। तो इसीलिए विभिन्न सरकारों के द्वारा, विश्व के विभिन्न सरकारों के द्वारा पब्लिक इंडस्ट्रीज खोले जाते हैं। और जैसे कि हमारे देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? टू अचीव द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स। हालांकि 1991 के बाद में, लिबरलाइजेशन होने के बाद में वो सब प्रायोरिटी अब सेकेंडरी हो गई हैं। 1947 से लेकर 1991 तक भारत सरकार की प्राथमिकता क्या रहती थी कि टू अचीव द कमांडिंग हाइट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अगर मजबूत होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। जैसे बेसिक इंडस्ट्री के मामले में वो अगर आत्मनिर्भर होगा तो दूसरा इंडस्ट्री भी खोल सकता है। तो ये उसका मुद्दा था। खैर, इसके अलावा ज्वाइंट ओनरशिप एक तीसरा मुद्दा होता है, ये तीसरा सेक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खोले जाते हैं, और उसमें हो सकता है कि उन संबंधित सरकार की भी कुछ भागीदारी हो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको कि सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था कुछ व्यापारियों के समूह को कि आप ईस्ट में, पूरब में व्यापार करें। इसी तरह से उन्होंने अफ्रीका में व्यापार करने के लिए एक अफ्रीका कंपनी बनाया था, और अमेरिका में व्यापार करने के लिए एक ट्रांस अटलांटिक कंपनी बनाया था। तो उसी तरह से फ्रांस की गवर्नमेंट ने, नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 1600 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में बनाया था। तो ये तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? ज्वाइंट ओनरशिप इंडस्ट्रीज, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के पूंजी लगे रहते हैं, जिसमें कि सरकार की भी हो सकता है कि शेयर हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ओनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के इंडस्ट्री हो सकते हैं: पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट ओनरशिप। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है, जिसको कि टर्शरी सेक्टर कहते हैं। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? इसको बेसिकली सर्विस सेक्टर कहते हैं। आप जैसे कि अगर मान लीजिए कोई किसी कानून के पचड़े में पड़ गए, आपको वकील से सलाह लेना है, वो आपसे फीस लेगा और उसके बाद में वो आपके तरफ से केस दर्ज करेगा। मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, आप हॉस्पिटल गए, इलाज कराया, डॉक्टरों ने आपका इलाज किया, उनने आपको सेवा दिया, मैंने सर्विस किया, और उसके बदले में आपसे फीस लिया।
तो इस तरह से जैसे कि कारपेंटर बढ़ई है, उससे आपने अपना फर्नीचर बनवाया, और या प्लम्बर, उससे आपने नल दुरुस्त करवाए और इसके एवज में आपसे उसने पैसा लिया। तो जो सर्विस जो सेक्टर है उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर। जो तृतीयक सेक्टर है, इसके दो भाग होते हैं। एक तो हुआ प्रोडक्शन जो दोस्तों होता है इंडस्ट्री में, और टर्सरी मतलब सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में अंतर क्या होता है? पहला अंतर ये होता है कि जो इंडस्ट्री में आपको जो वर्कर हैं वो टेंजिबल प्रोडक्शन, आपको जैसे मान लो स्टील इंडस्ट्री में लगा हुआ वर्कर है तो स्टील का प्रोडक्शन करेगा और आपको दिखेगा, लेकिन जो इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो टेंजिबल नहीं होता है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो अपने स्किल्ड माने अपने स्किल के द्वारा वो आपको सेवा प्रदान करेगा। तो एक तो वो हुआ प्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है? एक्सचेंज में क्या आता है? ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि होलसेल भी हो सकता है, जो बहुत सारे जो ट्रेडिंग सेंटर है वो बहुत सारे व्यापारियों के माध्यम से होलसेल व्यापार करती है, मतलब जनता से डायरेक्ट व्यापार नहीं करती है, और फिर उन व्यापारियों के द्वारा फिर वो रिटेल का व्यापार किया जाता है। रिटेल व्यापार में क्या होता है? वो सीधे जनता से जुड़ी हुई है, मतलब कंज्यूमर जो है वो रिटेल दुकान पर जाता है और वो अपने सामान लेता है और उसके बाद में उसको कंज्यूम करता है, खरीदता है। लेकिन होलसेल में क्या होता है? जो फैक्ट्री है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को होलसेल ट्रेडिंग का राइट्स देता है, और वहाँ पर उनके फिर ताल्लुकात रिटेलर से होते हैं, और ये रिटेलर होलसेल व्यापारी से सामान खरीद करके ले जाते हैं और फिर जनता तक पहुँचाते हैं। तो जनता से जो डायरेक्ट जो इंटरफेस होता है वो किसका होता है? रिटेल का। और रिटेल के भी इसको एक अन्य ढंग से भी हम इसको विभाजित कर सकते हैं, अर्बन एंड रूरल। अब अर्बन में जैसे शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है बहुत थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन जो रूरल में है जैसे कि हाट बाजार, जैसे कि आप आदिवासी क्षेत्र बस्तर में जाएंगे तो हाट बाजार जो है वो साप्ताहिक लगता है, पर डे कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में कहीं ना कहीं हाट लगता है, और वहाँ आदिवासी इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर ज़रूरत के सामान तो खरीदते ही हैं, साथ साथ जो अपने रिश्तेदार हैं दूसरे गांव में, वहाँ से मेल मुलाकात की करने का भी उनको एक अवसर प्रदान करता है। तो हाट जो है आदिवासी क्षेत्रों में या रूरल एरिया में वो लोगों के मिलने जुलने का भी साधन है, और साथ साथ जो सामान है, जो रोज़मर्रा के जीवन के लिए आवश्यक जो सामान है उसको खरीदने का भी एक माध्यम है। तो एक तो हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट के 4 भाग हैं। एक रेलवे, आप लोग सबको मालूम है हिंदुस्तान में रेलवे के द्वारा बहुत ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती है। चाइना में हिंदुस्तान से भी ज़्यादा रेलवे का अभी विकास हो गया है। जापान में वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलने लगी हैं, और रोड के मामले में हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रगति हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये जिसको क्वाड्रपल ट्रायंगल बोलते हैं, उसने ज़बरदस्त काम किया है देश के विभिन्न हिस्सा को जोड़ने के लिए। और इसके अलावा वाटरवेज में अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने गंगा नदी पर मालवाहक पोत उतार दिए हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान अब ले जाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा विभिन्न नदियों का उपयोग वाटरवेज के रूप में किया जा सकता है। अभी गुजरात में एक तट से दूसरे तट को, एक इलाके को दूसरे इलाके को जोड़ने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि दूरियां बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं।
और चौथा जो है एयर, जैसे हवाई जहाज, तो एक तो पैसेंजर जहाज होता है और दूसरा मालवाहक जहाज होता है, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाए जा सकते हैं। तो पुराने जमाने के हिसाब से आज के जमाने में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि आज का ज़माना जो है कम्युनिकेशन का ज़माना है। टेलीप्रिंटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविज़न, इन सारे जो माध्यम हैं उसका कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो चौथा जो फैक्टर है वो है सर्विसेज में ही आएंगे 4 प्रकार। एक फिनेंशियल बैंकिंग आज के जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग हो गया है। हर जगह आपको बैंक मिलेंगे, तो पहला है बैंकिंग। उसी तरह से दूसरा है इंश्योरेंस, क्योंकि हर आदमी को इंश्योरेंस करना जरूरी है, सामानों का भी, घर का भी और मनुष्य के जीवन का भी, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त आफत आसमानी आ सकती है। और उसमें अगर आप इंश्योर्ड हैं, आपके मकान अगर इंश्योर्ड हैं, तो अगर मान लीजिए कोई आपदा या संकट आ गया तो आपका परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। तो इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में अभी निचले स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन पश्चिमी देशों में हर व्यक्ति इंश्योर्ड हो गया है, माने जीवन बीमा हो गया, सबने ले लिया हुआ है। इसी तरह से तीसरा फैक्टर होता है रियल एस्टेट के बारे में आप जानते हैं कि शहरों में ऐसी ज़मीन जिसका उपयोग मकान बनाने के लिए किया जाता है उसको रियल एस्टेट कहते हैं। और ये रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का साधन है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आपको अभी मैंने आप बताया था शुरुआत में कि डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे वकील जो स्किल्ड प्रोफेशनल हैं। इसके अलावा सेमी स्किल्ड भी होता है, जैसे प्लम्बर हुआ, कारपेंटर, बार्बर, तो मैसन, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये अपनी सेवा देते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भाग हैं वो टर्सरी सेक्टर के भाग हैं, मतलब तृतीयक सेक्टर हैं। इसके अलावा जो चौथा जो सेक्टर है उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी मतलब इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड, आजकल का ज़माना क्या है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है। तो जो आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो चतुर्थ श्रेणी में क्वार्टरनरी सेक्टर में आएगा। इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हजारों लाखों रुपए लगते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल्स उस काम में जुड़े रहते हैं, डाटा का कंपाइलेशन करते हैं, कहाँ कहाँ दूसरे देशों में क्या क्या इजाद हुआ, क्या इन्वेंशन हुआ, क्या डिस्कवरी हुआ, उन और अपने क्षेत्र में, अपने देश में और क्या क्या किया जाना चाहिए, किस क्षेत्र के लिए विशेष किस चीज़ की आवश्यकता है, उन सब चीज़ों को रेखांकित करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। और चाइना ने तो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है। और मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि धान के ही जो जीन हैं वो 100 से ज़्यादा उन्होंने विकसित कर लिए हैं। और अब ट्रेडिशनल पद्धति के जो बीज हैं उसका उपयोग वो नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी जो उत्पादकता है धान के मामले में वो हिंदुस्तान के उत्पादकता से बहुत ज़्यादा है। तो ये सब काम चाइना ने क्यों किया? क्योंकि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को बहुत स्ट्रांग किया और उन्होंने नए नए स्ट्रेंस के जो बीजों के जो सीड्स के जो स्ट्रेंस नए नए हैं, नए नए वेराइटीज़ का उसका इजाद किया। ऐसे ही विकसित देशों ने विभिन्न स्ट्रेन का इजाद किया हुआ और जिसका उपयोग वो अपने खेती के मामले में उपयोग करते हैं और जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके अलावा जो पांचवा सेक्टर है वो सेक्टर है क्वीनरी, और ये हाल का विकसित जो है वो सेक्टर है। तो इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं डिसीजन मेकिंग करने वाले, जो निर्णय लेते हैं,
जैसे कि आपने हिंदुस्तान में जो शासन प्रशासन कौन चला रहा है, राजनीतिक नेता चला रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आईएएस कैडर के जो अधिकारी हैं वो विभिन्न विभागों के सबसे शीर्षस्थ स्थान पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा समय समय पर अपने विभाग के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णय को क्रियान्वयन करने का काम किया जाता है। तो इसी तरह से इंडस्ट्रीज में जो टॉप क्लास के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके द्वारा अपने संबंधित इंडस्ट्रीज के बारे में, उद्योग के बारे में उन्हें निर्णय लेना होता है। तो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है जो हाईएस्ट लेवल पर होता है और जिसके द्वारा संबंधित इंडस्ट्री के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट में भी जो टॉप क्लास के जो ब्यूरोक्रेसी हैं वो निर्णय लेते हैं, साथ साथ जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो अपने विभाग से संबंधित निर्णय लेते हैं। कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, स्टेट में भी और केंद्र में भी, और उनके द्वारा नीतिगत पहलू पर निर्णय लिए जाते हैं, माने वो सामूहिक निर्णय होता है। तो ये जो निर्णय लेने वाली जो बॉडी है उसको बोलते हैं क्वीनरी सेक्टर, मतलब पांचवा सेक्टर। और इसके अलावा जो अभी आजकल का ज़माना क्या है? आजकल का ज़माना स्पेशलिस्ट का ज़माना है, विशेषज्ञों का ज़माना है। आजकल लेमैन का ज़माना नहीं है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये जो कहावत है उसका ज़माना नहीं है। आजकल का ज़माना यह है कि आपको अपने विषय में स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। तो जैसे साइंटिस्ट हैं, जैसे आर्किटेक्ट है, तो जो हाईएस्ट लेवल के जो स्पेशलिस्ट हैं, और अभी तो ये भी स्थिति हो गई कि जो स्पेशलिस्ट है वो अमेरिका में बैठा है और उसके लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। तो जो स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञों की जो जमात है या जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको क्वीनरी सेक्टर्स में रखा गया है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में हमने आपको डिटेल में व्याख्या किया कि 5 जो महत्वपूर्ण जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से सेक्टर हैं। क्योंकि अब जो हम इंडियन इकोनॉमी में और ज्योग्राफी में जो हम बहुत सारे जो लेक्चर देंगे उसमें इन सेक्टरों का हम प्रयोग करेंगे। तो मैंने सोचा कि एक सेक्टर के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसके ठीक बाद लगभग 5 बजे मैं एक टॉपिक लूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, सर्विसेज ऑफ इंडिया, और वो करीब 40 मिनट का होगा। तो आप ज़रूर सुनिएगा, उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।